हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एलिप्स और हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था, कैसे फोकस निकालते, डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, वो देखा था। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ जो बची हुई थ्योरी है वो कवर करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे उसी से कंटिन्यू करते हैं। क्या मुझे बता सकते हो मेजर एक्सिस कौन सी होगी, एक्स के वाई? तो एक्स। एक्स एक्सिस, वेरी गुड। क्योंकि एक्स के नीचे वाला टर्म ज्यादा है इसलिए एक्स एक्सिस में आपकी मेजर एक्सिस होगी। इसमें बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या वगैरह क्या होता है, क्या गिवन डेटा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब पता है आपको? ए स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, बोलो? 4 4। बी स्क्वायर की वैल्यू 1 वेरी गुड। ई स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है एसेंट्रिसिटी का? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वेरी गुड, 1 माइनस स्मॉलर अपॉन ग्रेटर। तो 1 माइनस 1/4, तो यह आ जाएगा 3/4। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4। तो एसेंट्रिसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, √3/2। वेरी गुड। तो फोकस का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है फोकस का? ए ई कॉमा 0। वेरी, एक्स एक्सिस है तो ए कॉमा 0, बहुत बढ़िया। तो प्लस, एक प्लस पे आएगा एक माइनस पे आएगा। ए कितना आ जाएगा यहाँ से 2। ए स्क्वायर अगर 4 है तो A2 आ जाएगा। ई आपका है √3/2 कॉमा 0। तो आपकी फोकस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3,0। एक फोकस √3,0, दूसरा माइनस √3,0। ग्रेट। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। वेरी वेरी गुड, A/E प्लस माइनस A/E 2/E। ई मतलब √3/2 हो जाएगा 4/√3। क्लियर है? डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। 2B² B² तो आ जाएगा 1। तो ये फंडामेंटल हमने सारा देख लिया था, मेजर एक्सिस एक्स होगी और सारी चीज हमने क्लियर है। अगला बोला इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ, अगर फोकस ये है, एसेंट्रिसिटी ये है, तो अगेन फोकस देखो एक्स एक्सिस पे है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए प्लस माइनस ए होता है, हाँ है ना? यस सर। और ई 1/2 गिवन है, ई की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखोगे तो ए कितना आ जाएगा 4। ए पता चल गया, ए ऑलरेडी पता है, बी आ जाएगा यस सर। क्योंकि आपकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे तो B²/A² होगा, तो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1 माइनस B²/A²। तो B²/16 इक्वल टू 3/4। 4 1 जा 4 4 जा, B² इक्वल टू 12। अब आप निकाल सकते हो X² बाय A² प्लस Y² बाय B² इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना था वो पढ़ना फोकल कॉर्ड एंड फोकल डिस्टेंस। अब फोकल कॉर्ड और फोकल डिस्टेंस का मतलब पहले तो फोकल कॉर्ड समझते हैं। अगर मेरा पैराबोला में कंसिडर करूं, मान लो y² इक्वल टू 4x, तो ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करो उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। एक सेकंड, एक क्वेश्चन करो, एक सर का कॉल आ रहा है, 2 मिनट। ये वाला ट्राई करना, 1 मिनट जल्दी से, वो बता कौन सा ऑप्शन आएगा।
ओके सॉल्व सर ऑप्शन डी। डी आ रहा है. एसेंट्रिसिटी गिवन है. हाँ एक मिनट. तो एसेंट्रिसिटी आपको 0.8 गिवन थी. सेंटर ओरिजिन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10. अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो एक्स के अलोंग मेजर एक्सिस कौन सी होगी? ए के बी सॉरी वाई के अलोंग सर बी बी बी. बी. तो 2b इक्वल टू 10 गिवन है तो यहाँ से b आ जाएगा. हाँ है ना. और Yes, sir. ये डेसिमल हटा दोगे तो 8/10 4/5. अब a निकाल लोगे. अब यहाँ पे देखो मेजर एक्सिस एक्स वाई के अलोंग है तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? वन y के माइनस ए स्क्वायर A square upon B. वेरी गुड. 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. अब ई स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर निकालना है. बी स्क्वायर की वैल्यू बी. यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा. Yes, है ना. sir. यस सर बस फिर तो निकल गया. सॉल्व हो गया. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? फोकस और वर्टेक्स. और दोनों एक्स के अलोंग है कि वाई के अलोंग? एक्स एक्सिस X के long. फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ इलिप्स के केस में. अगर एक्स के अलोंग है तो ए ई प्लस माइनस A ए ई plus minus A देखो comma प्लस 0. माइनस ए कॉमा 0. 0. और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स के अलोंग Plus minus A comma 0. प्लस माइनस ए कॉमा 0. दोनों गिवन है आपको. ये Yes, sir. गिवन है 1,0. ये गिवन है 2,0. तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा. ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 यहाँ पे रखोगे तो ई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. ई पता है, ए पता है, बी आ जाएगा. हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा मतलब 2b की वैल्यू पूछी थी. क्लियर है. Yes, Yes, sir. अगला sir. देखो. अगला में क्या गिवन है? द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस इज 10. वन ऑफ द फोकस इज दिस देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो बताओ ये 10 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? ये 10 क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2B minus 2A. हाँ वेरी गुड. मेजर और माइनर का डिफरेंस. अब मेजर कहाँ पे होगी ये फोकस से पता चल जाएगा. फोकस वाई एक्सिस पे है. Yes, sir. फोकस अगर वाई एक्सिस पे है तो देयरफॉर वाई एक्सिस आपकी कौन सी हो जाएगी? मेजर एक्सिस. Major axis. सर ये तो हमने मेजर कल एक्स किया क्वेश्चन. क्या हुआ? सर एक मिनट ये भी वापस. हमने कल किया क्वेश्चन ये. हाँ किया था. ध्यान है मेरे को. मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगी. तो वाई के अलोंग मेजर एक्सिस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 2b माइनस 2a. 2A. ये आपको 2 के बराबर गिवन है. और फोकस भी गिवन है. फोकस आपका किसके बराबर हो जाएगा? b इंटू ई के बराबर. Yes, sir. ठीक है. तो ये कल भी कराया था. बस ये ध्यान रखना है बहुत सी बार आप गड़बड़ करते तो एक्सिस पहचानने में. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2A square upon B. 2A square upon B. 2a स्क्वायर अपॉन b. ठीक. वेरी गुड. ये भी आप हो जाएगा आपसे. हाइपरबोला भी कराया था. इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोका इज 30. अच्छा मुझे बताओ हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस 5 गिवन है. बताओ क्या गिवन है? कौन सी लेंथ गिवन है? Minor axis की length. हाँ तो माइनर एक्सिस मतलब कितना होगा? 2b 2b. क्योंकि ऑप्शन भी देखो सब स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव दिया है तो 2b. डिस्टेंस बिटवीन द फोकस. दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? बोलो. दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? तो सबके लिए सेम होगा. ये तो पता होना चाहिए बच्चों. ध्यान से डायग्राम देखो. बताओ दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ए 2a 3a क्या होगा? 2A. बताया तो था कल. आया ना. ये पता होना चाहिए. बहुत बार यूज होता है. ये डिस्टेंस ए ही है और ये भी डिस्टेंस कितना है? ए. तो टोटल डिस्टेंस दोनों फोकस के बीच में कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए. आया ना. Yes, sir.
याद रखना, भूलना मत। तो एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, तो तीसरा आपको ऑलरेडी पता ही है, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इन तीनों की मदद से ए और बी निकाल लेना, ठीक है। यस सर। ओके, एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी है, अगेन मिक्स फॉर्मेट में, वो सारी चीजें पूछी है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो परफेक्ट स्क्वायर बना के। एक बार ट्राई कर लो, चलो। कल परफेक्ट स्क्वायर बना के सिखाया था आपको, इलिप्स के लिए सिखाया था, इस बार हाइपरबोला के लिए ट्राई करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी ऐसी दिखती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हो सकता है ओरिजिन इसका शिफ्ट हो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, एच कोमा के, ऊपर वाले का सेंटर 0,0, इसका सेंटर एच कोमा के। तो इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्मेट में और सब चीजें पता करो, सेंटर क्या होगा, एसेंट्रिसिटी क्या होगी। करो ट्राई। किया? Yes. देखो कैसे करते हैं, अभी सीख जाना है, पिछली क्लासेस में भी कराया था, मैंने कहा था ऐसे आ सकते हैं। सबसे पहले बताओ इन दोनों में क्या करेंगे। सर 16 कॉमन कर लेंगे। वेरी गुड, सबसे पहले 16 कॉमन ले लेना, तो आपके पास ये बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3। 3 कॉमन, ताकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एटलीस्ट 1 बन जाए। -3 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। और 44 को फिलहाल इधर रखना, तो नहीं तो उधर भेज दो। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों टर्म की जगह क्या लिखे, सर +1 -1। हाँ वो भी कर सकते हो, +1 -1, या फिर 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट, या फिर आपको कल मैंने बताया भी था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिखने का तरीका क्या होता है, x बोलो। माइनस a का होल स्क्वायर। और माइनस ए स्क्वायर, ये भी तो करना पड़ेगा, हाँ, है ना। Yes. यस सर। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिखने का तरीका, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर। तो दो चीजें याद रखना, सारा काम हो जाएगा। क्लियर है सबको? अरे यस हाँ ना, सर। इसको ओपन करोगे तो यही तो आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है, ए पता करने का तरीका, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा। यहाँ पे ए कितना है, 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अगले इसमें बताओ ए क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y है। Yes. यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 2। का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये कांस्टेंट को सबको उधर भेज देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एक तो 16 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 16 -3 y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12। सारे कांस्टेंट को उधर भेज दोगे तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 16 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 44
प्लस 16 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 48। 48 को फिर डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ 48 से डिवाइड कर देंगे, है ना? यस सर। तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 16। यहाँ 16 बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा 1। इक्वेशन को दोनों तरफ 48 से डिवाइड कर देंगे। अब दिख गया आपको? बताओ ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? सर 3। 3। बी स्क्वायर कितना है? 16। 16 16। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी कि वाई एक्सिस होगी? y axis. कैसे पहचानते मेजर एक्सिस? याद करो, हाइपरबोला में क्या सिखाया था? हाइपरबोला में मेजर एक्सिस एक्स मतलब ट्रांसफर एक्सिस एक्स होगी कि वाई होगी, कैसे पहचानेंगे? सर एक्स एक्सिस होगी। जो पॉजिटिव होता है, यस यहाँ सर। पे एक्स वाला टर्म पॉजिटिव है ना, यस सर। एक्स वाला टर्म पॉजिटिव, इसलिए मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होगी, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. ऐसा हाइपरबोला होगा, ये ध्यान रखना है आपको। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ए स्क्वायर पता चल गया, बी स्क्वायर पता चल गया। अच्छा सेंटर बताओ, इक्वेशन को देख के सेंटर क्या होगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, था एच और के क्या है? अरे देखो ना ध्यान से इसको, एच और के कितना है? 1,2. 1,2 नहीं दिख रहा आपको? हाँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर होता है ना, तो एक्स माइनस 1 हो रहा है, वाई माइनस 2 हो रहा है, तो एच की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू क्या है 2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सेंटर आपका 1,2 हो गया। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो हाइपरबोला का। 1 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए। एक्स एक्सिस के लिए तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही तो होगा। यस सर। तो 19/3, तो √19/3, मतलब एक ऑप्शन नंबर तो डी तो करेक्ट है ना? ये सही हो गया, ये गलत हो गया। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होगा? बोलो। 2b। 2b। बी कितना है? 4। 4. 4, तो 2b कितना हो जाएगा 8। तो ये भी गलत हो गया। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस 2a, ए कितना है √3। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के कारण बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, फॉर्मूले, बस आपका सेंटर शिफ्ट हो जाता है। सेंटर कहाँ पे शिफ्ट हुआ? h, k पे, दैट इज यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1,2 पे। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना के करोगे, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है? Yes, sir. अगला वाला लेंथ ऑफ कोनिक से आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन के टर्म्स में कोनिक गिवन है, मतलब यहाँ पे पैरामीटर क्या है टी। तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी, मतलब इस टी को एलिमिनेट करना होगा, तो टी को बताओ, एक्स और वाई में रिलेशन लाना, टी को एलिमिनेट करना, कैसे एलिमिनेट करें? बताओ टी को कैसे एलिमिनेट करोगे? बोलो रे। एक्स, यहाँ से टी को हटाना है तो कैसे हटाएं? दो इक्वेशन है बस, टी को मतलब समझ में आता है एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई में रिलेशन लाना है, टी नहीं होना चाहिए, तो बताओ क्या करोगे? सर टी की वैल्यू y/2 पुट कर दो फर्स्ट बस वाली हो गया। इक्वेशन। इतना टाइम कैसे लग रहा? बाकी लोग क्यों नहीं सोच पा रहे? यहाँ से टी को हटाना, या तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, या फिर यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/2। ये y/2 ऊपर वाली इक्वेशन में रख सकते हो, है ना? Yes, sir. तो पूरा टी एलिमिनेट हो जाएगा। दो इक्वेशन में दो टी दिख रहे तो बस हटाना ही तो था, या तो स्क्वायर करके दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो भी एलिमिनेट हो जाता। बहुत सारे तरीके थे। x-2 आपको टी स्क्वायर दिया हुआ था, और टी की वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन से कितनी निकाली y/2, तो ये रिलेशन आ गया। तो क्या रिलेशन आया? y² = 4x-2। तो ये क्या है? कौन सा कर्व है? कौन सा कर्व है ये? सर पैराबोला है ये। पैराबोला।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। अब इसमें 4a की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। ये आपका 1 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है पैराबोला में? पैराबोला में लेंथ फोर ए फोर ए। होता है। इतना टाइम लगा तो जैसे सब भूल गए, रिवाइज ही नहीं कर रहे हो क्या घर पे आप लोग? आंसर आपका 4 आ जाएगा। इसका सेंटर बताओ क्या होगा? सॉरी वर्टेक्स, मतलब वही सेंटर। वर्टेक्स, वर्टेक्स कहाँ पे होगी इसकी? ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 2 पर। 2 पे। 2 पे। और y 0 पे। तो वर्टेक्स Zero. आपका हो जाएगा 2,0। ध्यान रखना। अब वापस इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब वो कॉर्ड जो फोकस से पास करे। फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है? 1,0। फिर फोकल कॉर्ड होती है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले वो ध्यान रखो कि अगर मान लो ये आपके एंड पॉइंट है ए और बी, मैंने पहले ही बताया, उसे नहीं बाकी था, ठीक है। अगर ये फोकल कॉर्ड है, ए का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है मान लो T1, बी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है T2, तो अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा? T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। ध्यान रखना। यस। पैराबोला के केस में अगर आपकी फोकल कॉर्ड है, एक एंड का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है T1, दूसरे एंड का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है T2, तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। एक चीज ये याद रखनी है, मतलब अगर T1 पता तो T2 आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज, अगर मान लो ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो अल्फा के टर्म्स में भी आ सकती है, 4a cosec स्क्वायर अल्फा। अगर ये एंगल पता है तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, 4a cosec स्क्वायर अल्फा। एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी कि अगर इसके फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, फोकल पॉइंट के एंड कॉर्ड पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे मिलती है। टेंजेंट जहां पे मीट करती है कौन सी लाइन होती है? डायरेक्ट्रिक्स। Correct. मतलब फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे ड्रॉ करने वाली टेंजेंट आपको डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है, तो ये भी ध्यान रखना। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आखिर आपको पता ही है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये भी बताया था, ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस वाले के इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में ये ए बी क्या हो जाएगा? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। जैसे सर्कल में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बताया था, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन भी क्या होती है? टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन भी है, देखो ध्यान से। इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज दिस, if one of the focal chord, if one end of the focal chord is this, तो दूसरा एंड निकालो सबसे पहले। फिर पता करो दूसरा एंड कितना होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 16x है। आपको ए बी की लेंथ निकालनी, एंगल वेंगल नहीं दिया हुआ है, तो बिना एंगल के सोचना पड़ेगा। ए पता है, अगर बी आ गया तो काम हो जाएगा। तो पहले ए का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T1 मान लेते हैं, बी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T2 मान लेते हैं। तो पहले T1 निकालते हैं। अब पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हम क्या अज्यूम करते हैं? AT स्क्वायर कोमा 2AT। बताया था आपको इस वाले केस के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? AT स्क्वायर कोमा 2AT। ए कितना होगा? तो 4a को इक्वेट करोगे 16 से, तो a आ जाएगा आपके पास 4। तो ये हो जाएगा 4 T1 स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 4 इंटू T1। और आपको क्वेश्चन में a दिया हुआ है 1/4, तो 4 T1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो T1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
1/2 प्लस माइनस 1/2, तो जो भी लेना है एक ले लेना। सेम यहाँ पे भी 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8t1, तो यहाँ से t1 भी कितना आ जाएगा 1/2, तो प्लस ही ले लेते हैं, दोनों केस में t1 1/2 आ रहा है, तो t1 1/2 आ चुका है। अब t1 और t2 में रिलेशन क्या होता है? उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो ये 1/2 रखोगे तो सेकेंड पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा -2। अब -2 आ गया, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 80² 280। वैल्यू पुटअप करोगे a t2² 2 a t2, तो ये कोऑर्डिनेट आपका बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 16, कितना है ये -16, है ना? क्लियर हो रहा है? अब ए पता है, बी पता है, ए भी डिस्टेंस आ जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन किया अपन ने, एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए। जेई 2019 में आया था। वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड दिया हुआ है, वो पूछा टेंजेंट एट बी, दूसरे एंड पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। तो सबसे पहले आपको दूसरा एंड पता करना पड़ेगा। चलो करो सब लोग ट्राई, बी का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर टेंजेंट में सिखा दूंगा। टेंजेंट तो आसान है लिखना, पहले बी का कोऑर्डिनेट निकालो। सब लोग अभी जैसे सीखा था वैसे करो। एक पैराबोला गिवन है, y² = 8x, उसकी एक फोकल कॉर्ड है, इसका एक पॉइंट ए गिवन है, दूसरा पॉइंट बी निकालो। अभी जैसे सीखा था वैसे करो जल्दी से। एवरीवन, सब लोग ट्राई करेंगे। पहले t1 पता करो, फिर t2 पता करो।
किया है ट्राई। बताओ T1 कितना आया, बोलो। सर अगर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है तो हम प्लस माइनस वैल्यू दोनों लेंगे कि प्लस ही लेंगे वैल्यू को? सेकेंड वाले से भी इक्वेट करके देखो ना, कौन सी वैल्यू सेकंड आएगी। वाले -1/4 -1/2। जो दोनों में सेटिस्फाई करेंगे वो लेंगे। कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका आपको सिखाया था कि पैराबोला पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, 80² 280। यस तो अगर ए का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है T1, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, AT1² 2AT1। सर। ये आपका बराबर होगा 1/2 -2 के। अब क्वेश्चन में पहले ए पता कर लेते हैं। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4A, तो ए आ जाएगा आपका 2। y² इक्वल टू 4AX होता है, तो 4A 8 के बराबर, तो ए आ गया 2। तो यहाँ से 2T1² 4T1 इक्वल टू 1/2 -2। तो आप चाहो तो सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो, 4T1 इक्वल टू -2, तो T1 कितना आ जाएगा, -1/2। -1। ये समझ में आ गया। यस सर। याद रखो ऐसे ही करना है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80, अगर दिया पॉइंट पता तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, AT² को इक्वेट कर दो, 2AT1 को इक्वेट कर दो। अब T1 T2 का रिलेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। यस सर। अब T2 पता चल गया, अब पॉइंट बी आ जाएगा। यस सर। पॉइंट बी का वापिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AT² 2AT। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, T2² आपने निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 8,8। यस सर। देखो ये सेम टाइप पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। ए पता चल गया, बी पता चल गया, तो बी कितना आ गया 8,8। बी का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया 8,8। अब इसके ऊपर अगर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 0। तो ये मेरा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो x1 y1, और T इक्वल टू 0 को निकालने का तरीका क्या सिखाया था, x² को कैसे रिप्लेस करते हो, याद आ रहा है, x(x1), y² को रिप्लेस करते y(y1), ये बताया था। T इक्वल टू 0 S1 T S1 वगैरह बताया था ना। T इक्वल टू 0 का निकालने का तरीका क्या सिखाया था, यही तो सिखाया था। यस सर। सर्कल में बताया था। S1 का मतलब उस इक्वेशन में पॉइंट रख दोगे तो S1 आ जाता है। T मतलब ये रिप्लेस करने पे चीज आती है। अब x1 पता है, y1 पता है। अब T की इक्वेशन, अब किस में रिप्लेस करना है, कर की इक्वेशन। कर क्या गिवन है आपको, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस, y² इक्वल टू 8x दिया हुआ था, है ना, बोलो। यस सर। और T की इक्वेशन लिखनी है, तो y² की जगह क्या आ जाएगा, y(y1), और x की जगह क्या आ जाता है, x प्लस x1/2, है ना। और क्वेश्चन में बी पॉइंट के हिसाब से बोला था, बी क्या आया था आपका 8,8। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। वैल्यू पुट अप कर देते, तो y(y1) मतलब 8y इक्वल टू 8x प्लस x1/2। तो 8y इक्वल टू 4x प्लस कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32। कर लेना सॉल्व, क्लियर है, यस सर। आगे समझ में। दोनों यस सर। दोनों क्वेश्चन में सेम वेराइटी हुई है, दोनों जेई में आए हुए हैं। एक 19 में, एक 20 में आ गया, लेकिन तरीका देखो दोनों का सेम था। T1 T2 निकाला, फोकल कॉर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान है जी, क्वेश्चन जितने करा इतने भी कर लोगे तो आपको कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन तो एग्जाम में रिपीट हो ही जाएगा। अगला ये ट्राई कर लो, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, जल्दी पता करो। देखो यहाँ पे a² और b² बराबर है, याद रहा कल बताया था। a² और b² बराबर होते तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2। √2, है ना। Yes, sir. Eccentricity of the hyperbola whose conjugate hyperbola is this। तो conjugate hyperbola दिया हुआ, ओरिजिनल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी। तो सबसे पहले मान लो इसको E2 मान लिया, तो इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं।
ये कॉन्जुगेट वाला क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, 3 ऊपर दिया तो 3 नीचे आके क्या हो जाएगा 1/3। ये जो न्यूमरेटर में 3 था, ये नीचे आके कितना हो जाएगा 1/3। Yes, sir. ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1/3। सबसे पहले अपन ई स्क्वायर निकाल लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव है, सॉरी 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगी इस वाले के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो e2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3। अब याद करो कल एक रिलेशन बताया था, Yes, sir. 1 by E1 का square plus 1 by E2 का square equals to 1. वेरी गुड। हाइपरबोला उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी अगर E1 E2 है तो उनमें रिलेशन ये होता है। अब E2 की वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा, Yes, sir. E2 की वैल्यू पुट अप करना तो E1 आ जाएगा, 1 by E1 स्क्वायर प्लस 1 by E2 स्क्वायर, E2 स्क्वायर कितना था 4/3 इक्वल टू 1, तो 1 by E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो 1 by E1 स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो E1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन ये फंडामेंटल्स तो पता होना ही चाहिए। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स, अगेन जो कल सिखाया था मैंने, सबके लिए एक बार बता देता हूं। सर्कल, पैराबोला और इलिप्स तीनों ही केस में कंडीशन सेम होती है। आप S1 निकालोगे, S1 कैसे निकालते, कर्व की इक्वेशन में x1 y1 रख दोगे तो x1 आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड होगा, पॉइंट विल बी, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सबके लिए, अगर S1 निकाला, अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट कहां पे हो जाएगा आउटसाइड द जो भी पैराबोला इलिप्स या सर्कल की। लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहा है तो इनसाइड द कर्व, और S1 अगर इक्वल टू 0 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है उसको, मतलब ऑन द कर्व। क्लियर है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. बस एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है, हाइपरबोला में कंडीशन उल्टी हो जाती है। हाइपरबोला के केस में ये पोजीशन ऑफ पॉइंट उल्टा हो जाता है, मतलब हाइपरबोला में जब आप S1 निकालोगे तो S1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो पहले क्या आता था ग्रेटर देन 0 मतलब बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा, इनसाइड हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 से क्या हो Inside जाएगा the curve. इनसाइड। इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 पे तो वही रहेगा ऑन द कर्व, सेटिस्फाई कर रहा है Yes, मतलब sir. ऑन द कर्व। लेस देन 0 में क्या हो जाएगा आउटसाइड। Outside the curve. ठीक है, Side. बस ये चीजें ध्यान रखना। ये क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द कोनिक। अब यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है 2,3, तो पॉइंट आपको गिवन है 2,3, मतलब ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1। कर क्या गिवन है, कर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। क्लियर है? ये एस की इक्वेशन है ना? Yes, sir. S1 कैसे निकालते हैं, 2 और 3 को पुट कर दो इसमें। x की वैल्यू, x की जगह x1, y की जगह y1 रख दोगे। Yes, sir. तो यहां से बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव आ रहा मतलब पॉइंट कहां पे होगा, आउटसाइड के Outside. इनसाइड? आउटसाइड। Outside. इलिप्स है तो नॉर्मल Yes, sir. कंडीशन तो क्या हो जाएगा आउटसाइड। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये तो अभी सिखा दिया आपको, एक एंड जैसे दूसरा एंड कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला याद है, बताया था, बताओ। सबके लिए एक ही होता था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला, याद रखो भूलो मत, T इक्वल टू 0। टेंजेंट का भी फॉर्मूला T इक्वल टू 0 होता है, लेकिन बस टेंजेंट वाला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए भी फॉर्मूला T इक्वल टू 0 होता है,
लेकिन पॉइंट क्या होता है, बाहर वाला पॉइंट जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, वो पॉइंट आपका होता है x1 y1। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला t इक्वल टू 0। कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड, अगर मिड पॉइंट गिवन है x1 y1, किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन मान लो x1 y1, तो कॉर्ड बाइसेक्टेड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल टू s1। ये भी याद रखना। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई कर्व है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करी, तो उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होती है, उस कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये होता है कॉर्ड बाइसेक्टेड, मतलब अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इक्वल टू s1। क्लियर है? एक कर्व Yes, में, एक किसी भी कर्व में अगर कोई भी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है तो t इक्वल टू s1, इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0। और एक सर्कल में मैंने बताया था, अगर दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके अगर कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, मान लो ये सर्कल है s, ये सर्कल है s डैश, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, s माइनस s डैश इक्वल टू 0। और टेंजेंट की इक्वेशन जो अभी बताई थी कि कोई भी कर्व मान लो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है x1 y1, और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करी तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0। ये चार चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है? यस सर। फिर चाहे कुछ भी पूछो आप निकाल, फॉर्मूले पता होना चाहिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और टेंजेंट का फॉर्मूला t इक्वल टू 0, कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला t इक्वल टू s1। क्लियर हो गया सबको? बोलो। yes, sir. यस Yes, sir. अब बच्चों ये जो चैप्टर मैंने आपको कराया है ना पूरा, इसमें ज्यादातर केस में मैंने फंडामेंटल्स ही कराए, ठीक है, क्योंकि आपका जो बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया। इस अब हमारे पास समय भी कम है, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाऊंगा। फंडामेंटल्स अगर आपने इतने भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका जो जेई मेंस का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर है। अगर मतलब उसमें से इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया तो गारंटी आप कर सकते हो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. एक बार मैं आपको अपना आपका प्लानर दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकना। आपका देखो ये प्लानर है, इसमें सब कुछ अपलोड होता है, आपको पता ही है। अब तक बहुत सारी चीजें कवर हो गई। आज ट्यूसडे, आज हमने ये लास्ट कोनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट भी कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक तो आपका असाइनमेंट है ही सही, ये असाइनमेंट और इनके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहो तो ये अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये शीट यहाँ से मैंने आज क्वेश्चन आपको कराए, इसी शीट में से कराए सिलेक्ट कर करके, ठीक है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अपना मेजरली 12th का कैलकुलस बचा है, पूरा 12th बाकी है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ही लेक्चर में कवर होगा, ठीक है। एक ही लेक्चर में पूरा ट्रिग्नोमेट्री में कवर करूंगा और स्टैटिस्टिक्स भी। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे ताकि आपका टाइम से पहले थोड़ा अगर कवर हो जाएगा तो फॉर्मूला रिवीजन वगैरह भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, आगे वाली क्लासेस मिस मत करना। अब जनवरी भी आने वाला है, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, 2 या 3 वीक की क्लासेस और है, 3 वीक की, 3 या 4 वीक जो भी बचे हैं। जितना भी ये पोर्शन ऑलरेडी हो चुका उनको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, जो भी करना। और अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी अपने आप में बहुत हाई वेटेज टॉपिक है सारे के सारे, उनको भी हम करेंगे अच्छे से कवर। आपका काम है रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, ठीक है। क्लासेस रेगुलर अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, और हो सकता है जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे नंबर से क्लियर भी कर लो। इरेगुलर लोगे कि थोड़े दिन आए थोड़े दिन नहीं आए, तो फिर आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए बहुत मतलब साल भर अगर आपने मेहनत नहीं भी करी, अगर ये क्रैश कोर्स भी ढंग से टाइमली अटेम्प्ट कर लो, क्रैश कोर्स में जो आपको असाइनमेंट दे रहे हैं वो असाइनमेंट भी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो भी आपका चांसेस बहुत है कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ एक बार क्लियर हो गया तो फिर तो एडवांस में मेहनत हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको कट ऑफ तो क्लियर करना पड़ेगा। कट ऑफ क्लियर करने के लिए ज्यादा नंबर चाहिए भी नहीं। मैथ्स में अगर 8 क्वेश्चन भी कर लिए सही तो भी आपका काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में थोड़े 10-12 क्वेश्चन कर लिए, फिजिक्स में भी 10-12 क्वेश्चन कर लिए, ये आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ी मेहनत कर लो। इजी लेवल के क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं एग्जाम में, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को टारगेट करना। लेकिन वो भी तभी हो पाएंगे जब प्रैक्टिस करके डेली बेसिस पे रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, ये सब साइड बाय साइड करते हो, तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब कल आपका हॉलीडे है, क्रिसमस वाला, तो कल का दिन अच्छे से यूटिलाइज करना।
पुरानी चीजें जो जो भी हो चुकी है उसका प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, फॉर्मूला नोट्स में से पहले फॉर्मूला लिस्ट बना लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी क्वेश्चन के असाइनमेंट दिए वहां से प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा थोड़ा करके। नोट्स में से प्रैक्टिस करो, नहीं तो जो आपके नोट्स क्लास नोट्स होते हैं उसमें से करो अगर नहीं कर रखे हो पहले, ताकि पुरानी सारी चीजें रिवाइज कर लो। ठीक है, अब बचे हुए टॉपिक भी जल्दी कवर हो जाएंगे, उसके पहले जो ऑलरेडी हो चुका है वो रिवीजन अपना साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो। ओके, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।